नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। अगले 1 घंटे होने वाली देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ी हुई, साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लवकुश मिश्र समेत 3 आरोपियों की कस्टडी रिमांड पर आज एंटी करप्शन कोर्ट में होने वाला है सुनवाई और फैसला कि क्या आगे रिमांड बढ़ाई जाएगी या नहीं। साथ साथ नजर रहेगी महाराष्ट्र में हो रही झमाझम बारिश पर भी और खेल जगत में नजर डालेंगे फीफा विश्व कप से जुड़ी खबरों पर। करेंगे टेक टॉक, वर्ल्ड वॉच, हर वो बात जो कि आपके दिन को बनाने वाली है खास। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। जकार्ता में आज भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीच होगी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। भारत और बहरीन के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बहरीन के राजा के साथ अहम बैठक। भारतीय समुदाय की सुरक्षा और हित सुनिश्चित करने के लिए जताया आभार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लवकुश मिश्र समेत 3 आरोपियों की कस्टडी रिमांड पर आज एंटी करप्शन कोर्ट में फैसला। नकदी, आभूषण और अन्य सबूत बरामद करने की होगी कोशिश। मुंबई, ठाणे, पुणे और रायगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। माथेरान, लोनावाला, खोपोली और लोहागढ़ इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा। पूरी रथ यात्रा के लिए रेलवे चलाएगा 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। 16 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षालय का इंतजाम। आखिरी मिनट में स्पेन ने तोड़ा रोनाल्डो का सपना। फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हुआ पुर्तगाल। वहीं यूएसए को 4-1 से रौन कर बेल्जियम भी अंतिम 8 में बनाई जगह। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे की। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आज जकार्ता में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और ज्यादा किस प्रकार से गति दी जाए, इस पर जोर रहने वाला है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ होने वाली वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, अंतरिक्ष, शिक्षा, विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडोनेशिया की संसद के स्पीकर के साथ भी बैठक करेंगे। इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे और जकार्ता में एक कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, महासागर दृष्टिकोण और स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। दिल्ली से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी और व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर अहम निर्णय लिए जाएंगे। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडोनेशिया एक बड़ा देश है। प्रधानमंत्री मोदी की ये चौथी इंडोनेशिया की यात्रा है। इससे पहले उन्होंने साल 2018 में द्विपक्षीय यात्रा की थी और उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन के लिए 2022 में और आसियान सम्मेलन के लिए 2023 में यात्रा की थी। तो आज की बैठक पर गौर करने से पहले अगर हम दुनिया की नजरें इस पूरी बैठक पर होने वाली है, लेकिन उससे पहले कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता में स्वागत हुआ उसकी भी चर्चा खूब हो रही है शैला।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जैसे ही इंडोनेशिया की वायु सीमा में पहुंचा, भावना, इंडोनेशिया के जेट विमानों ने विशेष सम्मान दिखाते हुए उसकी अगवानी की। फाइटर जेट्स के द्वारा एस्कॉर्ट किया जाना किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला एक तरह से सर्वोच्च सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है, और ये दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा और जो कूटनीतिक संबंध हैं उनको दर्शाता है। तो ये बेहद शानदार सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय उत्साहित नजर आया। होटल पहुंचने पर वहां मौजूद जनसमूह ने बड़ी ही आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लोग यहां मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आपने देखा किस प्रकार से लोग उत्साहित नजर आए, मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का भी प्रदर्शन किया गया और इसे गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रामायण एक वायांगकुलित प्रस्तुति इंडोनेशिया के सांस्कृतिक नजरिए से भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करती है। और इंडोनेशिया के छात्रों के समूह ने शिव स्तुति को भरतनाट्यम शैली में प्रस्तुत किया। भरतनाट्यम का स्रोत मुख्य रूप देवादिदेव महादेव के आनंद तांडव को माना जाता है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जकार्ता पहुंच चुके हैं। उनके समक्ष जिस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति की गई उनके आगमन के स्वागत में, आइए सीधे समझते हैं। मैम, जिस तरह से प्रधानमंत्री के समक्ष इन सब ने प्रस्तुति की, ये प्रस्तुति जो है वो किस बात को दर्शाती है और कैसे अंकित करती है? ये हमारी ट्रेडिशन इतना पुराना है, 2000 साल पुराना है। ये नाट्य शास्त्र में है, लिखा गया है कि शिव जी ने चिदम्बरम में नाट्य शुरू किया था, तो वही हमने दर्शाया। और बहुत ऐसा अपना एक प्राउड फीलिंग है कि अपना कल्चर हम लोग ज़िंदा रखते हैं यहाँ पे। इंडिया से थोड़े दूर है, बस फिर भी एक और घर मिल गया इंडोनेशिया में, ऐसा लगता है। ये सारे जो हैं ये सब इंडोनेशिया हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये सारे इंडोनेशियंस हैं। और जैसे बाली हो या जावा हो, ये सारे लोग ना अपने अपने आर्ट को ज़िंदा रखते हैं। बाली में भी अपना बालिनीज डांस में महाभारत रामायण को दर्शाते हैं। ये सारी कहानियाँ पता है इनको। We are so happy and proud we got this chance to perform Bharatanatyam in front of Modi ji. I'm so happy because I think it's the same like a Balinese dance. शास्त्रीय नृत्य जिस तरह से प्रधानमंत्री की आगमन उनकी आने की खुशी में यहाँ प्रस्तुत किया गया, आपने देखा कि जो कलाकार हैं वो इंडोनेशिया हैं लेकिन भारत से बहुत प्यार करते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, डीडी न्यूज़ के लिए सीधे जकार्ता से।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जकार्ता में किस प्रकार का माहौल है हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आज होने वाली वार्ता की, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में बेहद अहम डील होने वाली है और उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो मौजूदा साझेदारी है उसकी अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। 2018 में रक्षा सहयोग यानी कि MOU पर इस पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त अभ्यास, गश्त और नियमित प्रशिक्षण ये रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग को मिल रही है गति। वक्त के अनुसार इस क्षेत्र में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। INS सुनयना की जकार्ता सद्भावना यात्रा और सागर मिशन से समुद्री साझेदारी हो रही है सशक्त। तो अगर रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो भारत इंडोनेशिया के बीच रक्षा क्षेत्र में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है और आज जब ये द्विपक्षीय वार्ता होगी तो देखना होगा कि रक्षा सहयोग को और कैसे मजबूत यहाँ करते हैं जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मिलेंगे और प्रतिनिधिमंडल स्तर की यहाँ वार्ता होगी। और ही साथ रक्षा सहयोग के साथ अन्य क्षेत्रों में भी साझेदारी की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच किस प्रकार से साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाया जाए इस पर लगातार काम हो रहा है और प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है इस दिशा में लगातार जो है नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। आंचल गुलाटी कुंबर हमारे साथ जुड़ रही हैं जकार्ता से। सुप्रभात आंचल, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस प्रकार से स्वागत हुआ है वहां। अगर देखा जाए रक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और आज भी कई जो है MOU साइन होने वाले हैं। काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। शुक्रिया शैला और भावना। और साफ तौर पर जिस तरह से बहुत ही प्यार, हर्षोल्लासित होकर भारतीय समुदाय के साथ साथ इंडोनेशिया के लोगों ने कल प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आपने देखा कि किस तरह से उनके स्वागत के लिए वहां पर प्रस्तुतियां पेश की गई। आज का दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री जहां पर जिस तरह से आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता है, उसके बाद से वो संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। कई अहम समझौते, जब हम जिन तमाम क्षेत्रों की बात करें इसमें रक्षा एक अहम क्षेत्र है क्योंकि दोनों डिफेंस प्रोडक्शन के लिहाज से और साथ ही साथ रक्षा रणनीतिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से लगातार एक साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन को हम इसलिए अहम मान रहे हैं क्योंकि भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, विन विन सिचुएशन है। कैसे इन तमाम क्षेत्रों में वो आगे लेकर साथ चलते हुए नजर आएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर, तो कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में निकल की ज़रूरत है और प्रचुर मात्रा में वो यहाँ मौजूद है और भारत के लिए कैसे ये साझेदारी और अहम साबित होगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिहाज से। हम बात करते हैं कि भारत तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने में लगातार इंडोनेशिया आगे बढ़ रहा है। फिनटेक सॉल्यूशंस के लिहाज से, वो फिनटेक सॉल्यूशंस जो आपको बीमा क्षेत्र में, वो फिनटेक सॉल्यूशंस जो आपको नए बिजनेस खड़ा करने में मदद करते हैं, उस लिहाज से दोनों देश डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, कैसे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, इस पर भी चर्चा होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर लगातार हम बात करें कि हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में अपने आकार की वजह से इंडोनेशिया का अहम रणनीतिक स्थान है और जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं उसका गेटवे कहा जाता है इंडोनेशिया को। और आसियान देशों में जो 10 आसियान देश हैं उसमें दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, वो है इंडोनेशिया। और इन तमाम अलग अलग सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स को जोड़ रहे हैं, भारत के अहम साझेदार के रूप में इंडोनेशिया यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आएगा। और जब आज हम कुछ अहम अलग अलग MOUs पर साइन होते हुए देखेंगे वो इसका प्रतिबिंब रहेंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री आज जब इंडियन कम्युनिटी से बात करेंगे, क्या ऊर्जा का संवाद होगा, किस तरह से वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए जाने जाते हैं, मन की बात के लिए जाने जाते हैं जी, तो वो यहाँ पर देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। भावना और शैला। आंचल, यहाँ ये भी देखा है अगर भारत इंडोनेशिया के रिश्तों को बात करें तो लगातार प्रगाढ़ होते हुए रिश्ते नजर आ रहे हैं। 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दोनों देशों ने दिया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार यात्रा और हर यात्रा में कुछ ना कुछ निकल कर आया है, कुछ ना कुछ विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए निकल कर आई है। डिजिटल और आर्थिक सहयोग में भी दोनों देश बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इंडोनेशिया भारत की कई योजनाओं का मुरीद रहा है। ऐसे में क्या आज भी कुछ हम डिजिटल और आर्थिक सहयोग में बढ़ते हुए और रिश्तों को प्रगाढ़ होते हुए देखेंगे? भावना, जब हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे और हमने यहाँ पर कई ऐसी
जो मॉल्स हैं, दुकान देखी तो वहाँ पर आप देखेंगे आप QR कोड, जिस तरह से हम QR कोड का इस्तेमाल करते हैं UPI पेमेंट के लिए, QRIS, उसे क्रिस कहा जाता है, और हमारा UPI सिस्टम है। हालांकि इसको अभी इम्प्लीमेंट होने में यहाँ पर वक्त लगेगा, और ये कैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था को, भारत के इस डिजिटल मॉडल को जब ये अपनाएगा इंडोनेशिया, अब इसमें आप समझें कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है उसका आदान प्रदान बहुत आसान होगा। उससे क्या होगा, उससे पर्यटन बढ़ेगा। टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, वरदान होगा जब वो यहाँ पर आएंगे। और जब आप मानते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया आइलैंड से घिरा हुआ देश है, हम बात करते हैं बाली, हम बात करते हैं जावा, और इन तमाम जो आइलैंड्स हैं उन पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए कई ऐसे स्पॉट्स हैं। तो आप ये मानिए कि इंडोनेशिया की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला साबित होगा। इसके साथ साथ, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आसियान अगर हम बात करें तो कैसे एक समावेशी खुले व्यापार की बात करता है। समुद्री सुरक्षा जो साझा हित हैं दोनों देशों के, उनको लेकर तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन बहुसंरक्षणवाद पर कहीं ना कहीं लगाम लगाता है। और समावेशी यानी कि सबको साथ लेकर चलना, उन तमाम देशों को जो हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में, अगर हम जो तमाम सी रूट्स की बात कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पर एक अपटिक मिलता हुआ बहुत नजर आएगा। आप देखिए कि जैसे भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा निर्भर करती है जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र पर, यही मॉडल इंडोनेशिया का भी है। और हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने देखा कि जो नई तकनीकी क्रांतियां आई हैं एग्रीकल्चर में, उसी तरह की क्रांतियां हम यहाँ इंडोनेशिया में भी देखते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम होने वाला है कि कैसे समुद्री, जब हम बात करते हैं नीली क्रांति, यानी वो अलग अलग रिपलिंग सेक्टर, जिसमें हम बात करते हैं मत्स्य पालन की, यानी कि हम बात करते हैं फिशिंग की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो वेयर हाउसेस हैं उनको मजबूत किया जाए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस अब आज मिलते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक तौर पर डीप रूटेड टाइज हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया कि 2025 में नो योर डायस्पोरा के नाम से इनिशिएटिव शुरू किया गया। जैसे भारतीय समुदाय यहाँ पर एकजुट होकर, आप देखिए करीबन 130 कंपनियाँ हैं यहाँ पर भारत की, जो इंडोनेशिया में यहाँ पर काम कर रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो तमाम सेक्टर्स जो ग्रोथ ड्राइवर्स माने जाते हैं किसी भी आर्थिक व्यवस्था की रोबस्ट रिजिलियंस के लिए। और जैसे हमारे लिए विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करना है 2047 तक, ऐसे ही गोल्डन इंडोनेशिया वो अपने आर्थिक परिदृश्य को कैसे मजबूत करता नजर आएगा। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जो साझा हैं जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया और भारत की, जो साझा है, उनके साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हुए नजर आते हैं। और इसी वजह से इंडिया और इंडोनेशिया दीर्घायु जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे इस दौरे से। अगर देखा जाए व्यापारिक संबंधों की बात करें तो वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आंचल, इन तमाम अपडेट को हमसे साझा करने के लिए। तो आज सभी की निगाहें टिकी रहेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो से होगी। और एक तरफ जब भारत इंडोनेशिया, तो दूसरी तरफ भारत और बहरीन के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि कल सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दोनों नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री ने भारत बहरीन रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहरीन के नेतृत्व के और मार्गदर्शन की भी सराहना की है। साथ ही आपको बता दें कि बहरीन में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी बहरीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने समुदाय के सदस्यों के अनुभव और सुझाव भी सुने और भारत बहरीन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एंटी करप्शन कोर्ट से 3 आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। मामले के विवेचक और CEO अयोध्या आशुतोष तिवारी ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में देने की मांग की है। कस्टडी रिमांड अर्जी पर आज एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई होनी है। पुलिस का ये कहना है कि अगर ये रिमांड मंजूर होती है तो तीनों आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और इसके अलावा उन्हें उनके आवासों पर ले जाकर मामले से जुड़े कथित नकदी, आभूषण और अन्य सबूतों की बरामदगी की भी कोशिश की जाएगी। जांच एजेंसी का ये मानना है कि कस्टडी रिमांड से दान की जो रकम है उसके कथित गबन, धन के इस्तेमाल और पूरे नेटवर्क से जुड़े जो अहम तथ्य हैं उनका खुलासा होता हुआ नजर आएगा। और आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर दान राशि हेराफेरी का आरोप है, जबकि लवकुश मिश्रा पर रकम प्रबंधन में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच चल रही है। आपको बता दें, वहीं तीसरा जो आरोपी है करुणेश पांडे, उस पर साजिश का आरोप है, लेन देन के भी आरोप लगे हैं। अयोध्या पुलिस अब इन तीनों आरोपियों की भूमिका की जांच तेजी से कर रही है। उनके धन के इस्तेमाल और नेटवर्क की पड़ताल जारी है। कथित जो नकदी और आभूषण बरामदगी की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की ये पूरी तैयारी है और इसीलिए आज एंटी करप्शन कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लवकुश मिश्रा पर रकम प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। 3 ये जो आरोपी हैं, करुणेश पांडे पर साजिश और लेन देन के आरोप लगे हैं। तीनों आरोपियों की भूमिका की जांच लगातार जारी है। तो ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला, धन के इस्तेमाल और नेटवर्क की पड़ताल जारी है। अयोध्या की पुलिस इस मामले में अपना काम कर रही है और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने लेवल पर इस मसले को सुलझाने में जुटा हुआ है। ट्रस्ट की अगली बैठक अब 22 जुलाई को होनी है। ट्रस्ट का कहना है कि तब तक SIT की जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी और इससे पहले कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद अहम बैठक हुई और इस बैठक में ट्रस्ट में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया गया है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, जबकि कृष्ण मोहन को ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त सजा जरूर मिलेगी। तो कृष्ण मोहन बन चुके हैं ट्रस्ट के महासचिव और
कृष्ण मोहन का कहना है कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि कल एक महत्वपूर्ण ट्रस्ट की बैठक हुई है। अब ये बैठक, अगली बैठक जो है वो 22 जुलाई को होनी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। बैठक में जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। और इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं अयोध्या धाम से। आइए विकास का रुख करते हैं। विकास, कल ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन आज जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है एंटी करप्शन कोड के फैसले की, यानी कि वो 3 आरोपी जो अयोध्या पुलिस की कस्टडी में है। अब अयोध्या पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए हैं और कई नए तथ्य निकल कर आए हैं। अब अयोध्या पुलिस चाह रही है कि 7 दिन की और कस्टडी मिल जाए ताकि इनसे और पूछताछ हो और आमने सामने बिठाकर कुछ और साक्ष्य प्रस्तुत की जाए। क्या लग रहा है कि आज इनको ये कस्टडी कोड दे देगा, 7 दिन की रिमांड और बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, आज कोर्ट में जो उन्होंने रिमांड की अर्जी लगाई है, इसके बाद उनको रिमांड पे लेने के बाद पुलिस की यह मंशा है, चूंकि अविनाश को उन्होंने रिमांड पे 1 दिन की लिया था पुलिस ने और उससे कई चीज़ें, अहम जानकारियां मिली थी। उससे यह पता चला था कि 14 कोसीय मार्ग पर एक ऐसी जगह थी जहां पर पैसों का ये लोग बंटवारा करते थे। साथ साथ एक गाड़ी भी बरामद की गई थी जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था और इसके बाद पुलिस 1 दिन पूर्व जेल गई थी और सभी आरोपियों से वहां पर पूछताछ की थी। अब पुलिस को लग रहा है कि इन लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए हैं जिनको बरामदगी के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकी आज रिमांड पे लेने की मांग की गई है और इन लोगों की रिमांड पे लेने के बाद इनकी निशानदेही पर वो तमाम सारी चीज़ें जो इन लोगों ने चोरी की थी, जो इन लोगों के पास हैं या इनकी जानकारी में है, उन जगहों पर बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की बातचीत तो इनसे लगातार हो ही रही है। अविनाश से हुई, जेल में जाकर पुलिस ने पूछताछ भी की थी, तो वो तमाम सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं, अब इनकी ज़रूरत पड़ रही है कि उन जगहों पर बरामदगी करवाई जाए। वही कल ट्रस्ट की जो अहम बैठक हुई तो इसमें भी इस बात को कहा गया था कि SIT की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी 22 तारीख के पहले, क्योंकि 22 तारीख को फिर से ट्रस्ट की बैठक होनी है और 15 जुलाई तक SIT की मियाद बढ़ाई गई थी, 15 दिन की और मियाद बढ़ाई गई थी। तो कल एक अहम बैठक रही और उसमें कई नई चीज़ें निकल कर सामने आई और सबसे बड़ी बात रही कि अब एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इसके लिए एक समिति बनाई है ट्रस्ट ने जो उसका चयन करेगी। साथ ही साथ मंदिर में जो भी प्रबंधन के तरीके हैं, गणना के तरीके हैं, उस पर कहा गया कि 1% भी किसी को शंका न रहे, उसके तहत यहाँ पर इस तरीके की नियम बनाए जाएं, SOP बनाई जाए और कोई कमी न रहे मंदिर प्रशासन में। साथ साथ उन्होंने जो तमाम सारी अफवाहें चल रही थी कई मीडिया में, सोशल मीडिया में कि ये सामान नहीं है मंदिर में, वो आभूषण गायब है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिया। कई चीज़ें उन्होंने स्वयं दिखाई और बताया कि हमारे पास, मंदिर ट्रस्ट के पास रजिस्टर में सारी चीज़ें दर्ज हैं। जिस किसी को अगर मन में शंका है तो ट्रस्ट से बातचीत करेगा। हर सामान सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ आय व्यय का ब्यौरा भी जारी किया गया। बिल्कुल, और ट्रस्ट की ओर से ये भी कहा गया कि आप अगर किसी कोई शंका है तो मंदिर में आकर उसे उस चीज को देख भी सकते हैं। विकास, पुलिस अपनी तौर पर देखा जाए तो पूरी तरह से काम कर रही है और साक्ष्य जुटाने में लगातार जुटी हुई है और उम्मीद है इस पूरे मसले का हल भी कहीं ना कहीं निकाल लिया जाएगा। वहीं ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट के लोगों की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसे अगर फांसी भी दे दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल टेस्ट में कहा गया है कि जो हमारा कानून है उसके तहत दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। इस बात का भरोसा जाहिर किया है और लगातार जांच भी चल रही है। SIT भी अपनी रिपोर्ट 15 तारीख को देगी और इसके साथ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इन जो 8 लोग हैं, 8 में 6 लोगों को माना ये जा रहा है
कि बाकायदा CCTV में चोरी करते हुए ये पाए गए हैं। और पुलिस ने जो वो फुटेज भी रिकवर करवाई है, जो फुटेज डिलीट कर ली गई थी। और इन लोगों के व्हाट्सएप चैट भी रिकवर कराए गए हैं, जो इन लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे, जानकारियां साझा करते थे इस मामले में। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो गड़बड़ी हुई है, जो अनियमितता रही है, लापरवाही रही है, उन सबको दूर करके 1% भी कमी नहीं रहे, इस तरीके की मंदिर में आगे की व्यवस्था की जाएगी, SOP कर जाएंगी और एक विशेष कार्य अधिकारी की भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। आगामी 22 तारीख की बैठक में तो चलिए, एक तरफ अयोध्या पुलिस अपना काम कर रही है, दूसरी SIT की भी जांच भी चल रही है। देखना होगा कि आगे इसमें कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो कोर्ट की आज जो सुनवाई है उसमें देखना होगा कि क्या आज इन 3 आरोपियों की कस्टडी को बढ़ाया जाता है कि नहीं। तमाम जानकारियों के साथ विकास, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि 16 जुलाई से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने जा रही है और उससे पहले रेल मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। कहा है कि इस दौरान 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को इस पूरी यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। दरअसल कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ पुरी में रथ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। इस साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसको देखते हुए रेलवे ने पुरी में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के रुकने के लिए एक बड़ा होल्डिंग एरिया तैयार किया है। भोजन व्यवस्था और अतिरिक्त टिकट काउंटर सहित अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है और खासतौर पर इसका उद्देश्य जो है इस उत्सव के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। Last year, Chhath and Durga Puja season and Diwali season, we operated about 12,000 special trains. Then during the Holi season, we operated a large number of special trains. And the summer season, which has just completed on 30th June, we operated about 15,000 special trains. Now, we will be operating 300 plus special trains during the Ratha Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji. And during Onam festival, we will be running about 100 plus, more than 100 special trains. So this is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We will continue to work in that direction. और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की, खासकर महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और सड़क, रेल और हवाई परिवहन बुरी तरह से प्रभावित है। आपको बता दें कि पूरा राज्य इस समय हाई अलर्ट पर है क्योंकि दिन भर भारी बारिश जारी रहने की आशंका है। अधिकारियों ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के साथ स्थिति की समीक्षा की है और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है। वहीं पर रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश से काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुंबई और नवी मुंबई में इमारतें गिरने से कई लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के कई हिस्से इस समय जलमग्न हो गए हैं, जिस वजह से हवाई, रेल और अगर यातायात की बात करें और ख़ासकर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की भी बात करें तो वहाँ पर भी कई डिलेज चल रहे हैं। कई मार्गों पर वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया गया है। BMC ने ये अपील की है कि अनावश्यक ना हो तो बिल्कुल भी आप घर से बाहर निकलें। वहीं अगर बात करें प्रशासनिक तैयारियों की तो 6 SDRF की टीम तैनात कर दी गई है। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कई पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे कार दब गई हैं और तेज़ हवाएं भी चल रही है। कह रहे हैं कि हाई टाइड का भी खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में मौसम का ये प्रहार, भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पालघर और नागपुर में 2-2,
पुणे, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, सांगली और धाराशिव में एक टीमें और मुंबई में 4 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। साथ साथ धुले और नागपुर में 2-2, नांदेड़, गढ़चिरौली और इसमें 2-2 और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। लोगों से खासतौर से अपील की गई है कि वे समय समय पर प्रशासन की ओर से जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पालन जरूर करें। तो अलर्ट पर है सरकार, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। मुंबई में 4 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं, पालघर में 2 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें। इसके साथ माथेरान, लोनावला, खोपोली और लोहागढ़ इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा है। इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। SEOC की तरफ से GEO-DSS सिस्टम का इस्तेमाल करके खतरे और ससेप्टिबिलिटी का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने और सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसका असर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि ST की बसों पर पड़ा है। ST बसों की पिछले 2 दिनों में 7,820 ट्रिप रद्द कर दी गई हैं और इसी वजह से ST महामंडल को 2.29 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में बारिश से यातायात भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नया सवेरा में। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे फीफा विश्व कप से जुड़ी खबरों की। देना वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। तो फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने आखिरी पलों में गोल दागकर पुर्तगाल को 0-1 से हरा दिया है। मैच का एकमात्र गोल मिकेल मेरिनो ने इंजरी टाइम में किया और इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टूर्नामेंट में ये सफर अब समाप्त हो गया है। पहले हाफ में पुर्तगाल के गोलकीपर डियोगो कोस्टा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लामिन यामाल और एलेक्स बायना के प्रयासों को नाकाम कर दिया। 41वें मिनट में पुर्तगाल के नूनो मेंडेस का जोरदार शॉट डिफ्लेक्शन लेकर क्रॉस बार से टकरा गया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। रोनाल्डो लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति के सामने उन्हें सफलता नहीं मिली। जब मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तभी 91वें मिनट में फेरान टोरेस ने बेहतरीन पास देकर मिकेल मेरिनो के लिए शानदार मौका बनाया।
मेरेनो ने शानदार फिनिश करते हुए गेंद को गोलकीपर डियोगो कोस्टा के पार भेज दिया और स्पेन को 1-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। पुर्तगाल की हार के साथ 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप सफर भी समाप्त हो गया। वही बात करें बेल्जियम वर्सेस यूएसए के मैच की, तो चार्ल्स डे केटेलारे के शानदार 2 गोलों की बदौलत बेल्जियम ने फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में सह मेजबान अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। और इसके साथ ही बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और 9वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली। निकोलस रास्किन के सटीक पास पर जे केटेलारे ने आसान टैप इन करते हुए टीम को 1-0 से आगे कर दिया और 31वें मिनट में अमेरिका के टिलमैन की फ्री किक बेल्जियम के हांस बराकेन से डिफ्लेक्ट होकर गोल में चली गई और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। हालांकि बेल्जियम ने सिर्फ 2 मिनट बाद ही फिर से बढ़त हासिल कर ली। लियांड्रो ट्रोसार्ड के शानदार क्रॉस पर जे केटेलारे ने हेडर के जरिए अपना दूसरा गोल दागते हुए टीम को 2-1 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में अमेरिकी गोलकीपर मैट फ्रीज की गलती बेल्जियम के लिए वरदान साबित हुई। डी केटेलारे ने गेंद छीनकर मौका बनाया, जिसका फायदा उठाते हुए हैंस वनाकेन ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर बेल्जियम की बढ़त 3-1 से कर दी। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं जकार्ता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ी सीधी तस्वीरें जकार्ता से हम देख पा रहे हैं। इंडोनेशिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस समय और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का आज के बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन था। ये तस्वीरें हैं जकार्ता से आप सीधा ये प्रसारण देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कई MOU साइन होने हैं, कई द्विपक्षीय संबंधों पर समझौतों पर हस्ताक्षर होते हुए नजर आएंगे आज के इस व्यस्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो जकार्ता से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से औपचारिक का स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया में। कल भी हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, हवा में भी उनका स्वागत होता नजर आया। और ये जकार्ता से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सेरेमोनियल रिसेप्शन की, किस प्रकार से औपचारिक स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता में। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य औपचारिक स्वागत, जो भारत और इंडोनेशिया के गहरे होते रणनीतिक रिश्तों की एक मजबूत तस्वीर साफ तौर पर पेश कर रहा है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जकार्ता दौरे यानी कि इंडोनेशिया के दौरे का आज दूसरा दिन।
Hormat, senjata! Kru!
Tegak, senjata. Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Thank you.
Thank you. Sure.